गुड मॉर्निंग बच्चों। एक बार फिर आपका हमारे ऑनलाइन एजुकेशन चैनल में स्वागत है। बच्चों लास्ट क्लास में और लास्ट जो हमारा वीडियो था उसमें हम चर्चा कर रहे थे विश्व की जनजातियों की। तो विश्व की जनजातियों की जो चर्चा चल रही थी बच्चों, उसमें हमने एक तो आपको एस्किमो जनजाति के बारे में डिटेल से बता दिया था, और दूसरा हमारा जो वीडियो चल रहा था वो बुशमैन जनजाति से संबंधित था। उसमें भी हमने प्रारंभिक जो वीडियो थे उसके अंदर आपको बुशमैन की निवास क्षेत्र के बारे में बता दिया था, बुशमैन जनजाति की शारीरिक दशाएं कैसी होती उनके बारे में बता दिया था, और साथ साथ में बुशमैन जनजाति की जो आर्थिक क्रियाएं कैसी होती उन चीजों के बारे में हम आपको पुराने वीडियो के अंदर बता चुके हैं। आज का जो ये वीडियो बच्चों वो मुख्य रूप से बुशमैन जनजाति से ही संबंधित है, लेकिन इसमें हम जो चर्चा करने वाले हैं वो पहला बुशमैन के खान पान की चर्चा करने वाले हैं। भोजन कैसा होता है, भोजन की चर्चा करने वाले हैं कि बुशमैन का जो खान पान की स्थिति कैसे, किस प्रकार का वो लोग भोजन करते हैं। उसके बाद में हम चर्चा करेंगे बच्चों उनका वस्त्र आभूषण और पहनावा कैसा होता है, उसकी हम चर्चा करने वाले। तो पहनावा कैसा होता है इसकी हम चर्चा करेंगे, और पहनावे के बाद में हम उनकी मकानों की चर्चा करने वाले हैं, यानी कि जो घर होते हैं वो कैसे होते हैं, मकान या भवन जो होते हैं वो कैसे होते हैं उसकी चर्चा करेंगे। और उसके बाद में हम उनकी सामाजिक जो सांस्कृतिक स्थिति होती है, सामाजिक जो परिदृश्य होता है उसकी चर्चा करेंगे, सामाजिक परिदृश्य की चर्चा करने वाले हैं। और उसके बाद में हम वातावरण के साथ उनका जो समायोजन है किस प्रकार से किया उसकी चर्चा करेंगे। तो वातावरण के साथ समायोजन की जो स्थिति है वो भी हमारे आज की वीडियो का हिस्सा रहेगी। और अंततः हम चर्चा करेंगे बच्चों कि बुशमैन का जो जीवन है वो किस प्रकार से बदल रहा है। तो आधुनिक संस्कृति के संपर्क में आने से बुशमैन जनजाति के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा है वो जो चर्चा की जाएगी वो हमारे आधुनिक संस्कृति से संपर्क नामक टॉपिक के रूप में की जाएगी। तो बच्चों इन टॉपिकों के साथ में आज हम बुशमैन जनजाति के बारे में आपको पिछले टॉपिक से आगे बताना चालू करते हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहले हम चलते खान पान के ऊपर। बुशमैन जनजाति के जो लोग होते क्या खाते हैं, उनका भोजन कैसा है, इसके हम चर्चा करने वाले हैं। तो आपको बहुत अच्छे से पता है बुशमैन जनजाति जो है कालाहारी के मरुस्थल में रहती है, और कालाहारी का जो मरुस्थल है वो वातावरणीय दशाओं के दृष्टिकोण से प्रतिकूल स्थिति को दर्शाता है। और ये जो जनजाति है प्रकृति के अधीन रहती है, ऐसी दशाओं में इनका भोजन क्या हो सकता है। तो ऐसी जो दशाएं मिलती हैं बच्चों, उन दशाओं के कारण इनका जो भोजन मिलता है वो प्रकृति प्रदत्त दशाओं के अनुसार ही देखने को मिलता है। ये केवल आखेट और शिकार करते हैं, आखेट और शिकार से जो भी प्राप्त होता है उसी को ये लोग भोजन के रूप में काम में लेते हैं। तो आखेट और शिकार से प्राप्त की हुई वस्तु जो होती है, जो सामग्री होती है, उसी को ये खाने के काम में लेते हैं। उसके साथ साथ में देखो ये क्या करते हैं, इनके जो निवास क्षेत्र जहाँ ये रहते हैं वहां पर जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं, उनके कंदमूल और फल जो होते हैं उनका भी अपने भोजन के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो कंदमूल फल है, बेर वगैरह हो गए। उसके साथ साथ में हम देखेंगे जो मधुमक्खियों के द्वारा शहद बनाया जाता है उस शहद का भी अपने भोजन के रूप में क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो आखेट और शिकार से प्राप्त होने वाली सामग्री, उसके अलावा इनके निवास क्षेत्र में जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं उनसे प्राप्त होने वाले कंदमूल फल, बेर वगैरह, और साथ साथ में जो शहद होता है वो इनके जीवन यापन में या भोजन की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। अब देखिए बच्चे एक चीज और है, ये जो बुशमैन जनजाति के लोग होते हैं बहुत ज्यादा खाते हैं, यानी खाने के शौकीन होते हैं और बहुत ज्यादा खाने वाले लोग होते हैं। और इसकी मतलब आप ज्यादा खाने की स्थिति का आकलन सिर्फ एक लाइन से लगा सकते हैं कि एक बुशमैन जो होता है वो लगभग आधी भेड़ को खा जाता है। तो आधी भेड़ का मतलब आप समझ रहे हैं ना
कि आधी भेड़ का मतलब मिनिमम भी यदि हम लेके चले कि वो छोटी सी भेड़ होगी तो शायद 10-12 किलो वजन तो आधी भेड़ में होता होगा, 20-25 किलो एक बड़ी भेड़ में वजन होता होगा। तो सोचिए कि एक जो बुशमैन होता है लगभग आधी भेड़ को खा जाता है। यानी खाने के बहुत जबरदस्त ये लोग शौकीन होते हैं, भरपेट भोजन करते हैं। और एक चीज और है कि खाने के शौकीन होने के साथ साथ में ये लोग क्या करते हैं, कभी भी ये नहीं देखते कि हमारा भोजन कैसा है, हमारा भोजन ताजा भोजन है या फिर हमारा भोजन बासी भोजन है, पुराना भोजन है, पहले का रखा हुआ वो। इनको सिर्फ अपना पेट भरने से मतलब, ताजा भोजन मिल जाए तो ठीक है, और बासी जैसा भी भोजन मिले उस भोजन को ये काम में लेते हैं। अब आखिर शिकार से जीव जंतु प्राप्त होते हैं वो तो है ही है, साथ साथ जैसे आप देखेंगे चींटी है, चींटी के साथ साथ में आप देखेंगे दीमक है, दीमक तो चींटी है, दीमक है, ये जो होते हैं गुबरेले वगैरह, इनको ये बड़े चाव से खाते हैं। ये जो लोग हैं इनको बड़े चाव से खाते हैं, दीमक, चींटी, गुबरेले। और दीमक चींटियों के जो अंडे होते हैं इनको ये बड़े चाव से खाते हैं। जैसे हम देखते हैं ना हमारे जीवन में, जैसे कभी कभार भाई हमने मीठा खा लिया तो हम क्या, हमारे जैसे जीवन में होता है पॉपकॉर्न की जो अहमियत होती है, ठीक वैसे ही बुशमैन जनजाति के लोग चींटी को, दीमक को, उनके अंडों को और गुबरेले वगैरह जो होते हैं उनको अपने जीवन, उनको बहुत रुचिकर लगते हैं भोजन। तो ये इनकी खान पान की स्थिति होती है। और एक चीज और है, जैसे हमने आपको पहले बताया था कि एस्किमो जनजाति के लोग तो क्या करते हैं, शीतकालीन अवधि के लिए भोजन को बचा कर रखते हैं। बसंत काल में जो शिकार करते हैं खाने के साथ साथ भोजन को इकट्ठा करते हैं। लेकिन ये जनजाति एक ऐसी है कि ये भोजन को एकत्रित नहीं करती, ये अपना शिकार, मतलब जब भी इनको भोजन करने की जरूरत होती है शिकार करने के लिए जाते हैं, शिकार करके लाते हैं, तो किसी भी तरह भोजन को इकट्ठा करने की या भोजन को स्टोर करने की जो प्रवृत्ति होती है वो इस बुशमैन जनजाति के लोगों में नहीं पाई जाती। तो ये बच्चों इनका क्या था, खान पान की जो स्थिति उसकी हमने चर्चा की, क्या खाते हैं क्या पीते हैं। अब हम चर्चा करते हैं कि ये लोग क्या पहनते हैं, इनके पहनावा कैसा है, वस्त्र और आभूषण कैसे होते हैं। तो देखिए ऐसी विपरीत परिस्थितियों में रहने के कारण बुशमैन जनजाति के जो लोग होते हैं वो वस्त्रों के दृष्टिकोण से नाम मात्र के वस्त्र पहनते हैं। आप तो ये मान के चलिए कि न के बराबर वस्त्र पहनते हैं। इन लोगों के द्वारा मुख्यतः लंगोट धारण की जाती है। क्या धारण की जाती है, लंगोट धारण की जाती है। तो बुशमैन जनजाति के लोग बहुत कम वस्त्र धारण करते हैं और जो लंगोट होती है वो तिकोनाकार होती है, तिकोने टाइप होती है। जैसे आप भी मान के चलिए कि लगभग ऐसी कंडीशन में इनकी लंगोट होती है और इसमें जो पार्टीशन होता है कि ऐसा पार्टीशन होता है। तो ये जो आगे वाला भाग है उसको टांगों के बीच में होकर फोल्ड करके कहाँ ले जाते हैं, पीछे की ओर ले जाते हैं। तो इनके द्वारा ये लंगोट पहनी जाती है। एक क्या करते हैं, यहाँ के बुशमैन पुरुष और स्त्रियां दोनों क्या करते हैं, विशेष रूप से एक चौकोर कपड़ा पहनते हैं। आगे यहाँ से चौकोर यहाँ तक का पार्टीशन और जैसे आगे वैसे पीछे तक का पार्टीशन। तो ऐसा जो चौकोर वस्त्र जो पहना जाता है इनके द्वारा उसको एप्रन कहते हैं। क्या कहते हैं, एप्रन कहते हैं। ध्यान दीजिए, बुशमैन जनजाति के द्वारा जो चौकोर वस्त्र पहना जाता है उसको क्या कहते हैं, एप्रन कहते हैं। और उसमें भी सबसे फेमस जो चीज है वो चौंगा कहलाती है। क्या कहलाती है, चौंगा। स्त्रियों के द्वारा जो चौकोर वस्त्र पहना जाता है उसको चौंगा कहते हैं। और इस चौंगे को इनकी भाषा में, बुशमैन की भाषा में क्रॉस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्रॉस कहा जाता है। तो ध्यान दीजिए, ज्यादातर बुशमैन जनजाति के लोग क्या करते हैं, लंगोट धारण करते हैं। और उसके अलावा जो चौकोर वस्त्र पहना जाता है, एप्रन के रूप में जो वस्त्र पहना जाता है उसको चौंगा, स्त्रियों के रूप में क्या कहा जाता है, स्त्रियों के लिए चौंगा कहा जाता है। उसको स्थानीय भाषा में क्या नाम दिया गया, क्रॉस नाम दिया गया। इसके अलावा ये लोग जो क्या करते हैं, मुख्य रूप से यदि हम देखें, ये जो चौंगा या एप्रन या क्रॉस जो होता है ये इनका एक ऐसा वस्त्र होता है जिसको ये पहनते भी हैं और साथ साथ में ये इनकी सामग्री को रखने के काम भी आता है। भाई आगे और पीछे से क्या कर लेते हैं, पैक कर लेते हैं और फिर बीच में सामग्री क्या कर लेते हैं, रख लेते हैं। जैसे देखते हैं कभी कभार से आपने कंगारू देखा हो तो कंगारू के पेट के अंदर थैली होती है तो बच्चा भी अंदर, तो वैसे ही बच्चे को अंदर सुलाने के लिए या फिर हम ऐसा कि जब साथ साथ में स्त्रियां जंगलों में जाती हैं शहद एकत्रण के लिए, कंदमूल फल एकत्रण के लिए, तो इनका जो चौंगा होता है उसी के अंदर इनका बच्चा लेटा रहता है और उसी के साथ साथ में उसी के अंदर बच्चा भी लेटने का काम कर सकता है। और यदि बच्चा नहीं है तो ये क्या करते हैं, जो कंदमूल फल आते हैं उन सबको उसके अंदर रखकर घर पे ले आते हैं। तो ये भंडारण का काम भी करता है, फिर हम ऐसा कहेंगे बख्तरबंद के समान भी है और साथ साथ में इनके वस्त्र के रूप में काम आता है। एप्रन
चौंगा या फिर आप क्या नेर, इनकी भाषा में क्या कहा, क्रॉस कहा जाता है। अब देखिए आपके एग्जाम में प्रश्न क्या बनेगा, बुशमैन लोगों के द्वारा धारण किया जाने वाला चौकोर बाहनुमा जो वस्त्र होता है उसको क्या कहते हैं, तो क्या कहेंगे, क्रॉस कहेंगे। ध्यान रखना एग्जाम के दृष्टिकोण। या फिर क्या दूसरी तरह का प्रश्न क्या बन सकता है, क्रॉस क्या है, तो क्या है, बुशमैन जनजाति का वस्त्र। दोनों तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है, तो ऐसे प्रश्नों को आप ध्यान रखेंगे और आगे जाके एग्जाम के दृष्टिकोण से आपके महत्वपूर्ण होने वाले प्रश्न है। तो ये बच्चों क्या हो गए, इनके वस्त्र हो गए कि क्या ये लोग पहनते हैं और किस प्रकार से पहनते हैं और कैसे इन लोगों के द्वारा पहना जाता है। अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट आया वो कौन सा है, मकान और भवन के रूप में। तीसरा जो पॉइंट आया बच्चों, मकान और मकान कैसे होते हैं, भवन कैसे होते हैं, घर कैसे होते हैं। तो जैसे हमने देखा आपसे कहा कि कालाहारी का मरुस्थल है, गर्म जलवायु पाई जाती है, बरसात कम होती है, मरुभूमि ज्यादा है, तो ऐसी स्थिति में वहां पे बड़े पेड़ पौधों का मिलना संभव नहीं है, या फिर हम ऐसा कि वृक्ष वहां नहीं पाए जाते, तो क्या मिलते हैं, ऐसी कठोर परिस्थिति में, ऐसी शुष्क परिस्थिति के अंदर विशेष रूप से कटीली झाड़ियां पाई जाती हैं। तो झाड़ियां या खपरेल जो होता है वो विशेष रूप से इनके जो निवास क्षेत्र उसमें हमें देखने को मिलता है। तो बच्चों ये लोग क्या करते हैं, एक तो क्या करते हैं, जो चट्टानें होती है, चट्टानों में जो गुफाएं बनी हुई होती है, या तो ये क्या करते हैं, चट्टानों से बनी गुफाओं में निवास करते हैं। पहली कंडीशन तो ये होगी कि आसपास जो चट्टानें, उन चट्टानों में जो गुफाएं बनी हुई हैं उन गुफाओं के अंदर ये लोग रहने वाले हैं। दूसरा क्या है, जब गुफाओं में नहीं रहते तो जो मैदानी भाग होते हैं, जो समतल क्षेत्र होता है, वहां पर ये अपना घर बनाते हैं, और घर की जो आकृति होती है लगभग गुंबदाकार होती है, ऐसी आकृति होती है। और जैसे हमने देखा था कहां पर इग्लू बन रहा था, कहां पर, एस्किमो के अंदर, ये लोग ऐसे ही गुंबदाकार अपना भवन बनाते, मकान बनाते। लेकिन मकान बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, वहां पर पाई जाने वाली जो घास है, फूस है, कपरेल है, या फिर हम ऐसा कि जो झाड़ियां पाई जाती हैं उन झाड़ियों से ही ये अपने घर का निर्माण करते हैं। तो किससे करते हैं, घास फूस कपरेल का प्रयोग ये लोग अपने मकानों के निर्माण के लिए करते हैं, और उस घास फूस कपरेल से ये लोग अपने मकान बनाते हैं। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि बुशमैन जनजाति के लोगों के द्वारा जो गुंबदाकार मकान बनाया जाता है उसमें मुख्य रूप से किसका प्रयोग किया जाता है, या तो वहां पाई जाने वाली घास फूस खपरेल का, या फिर जो छोटी मोटी झाड़ियां पाई जाती हैं उन झाड़ियों के कटीले जो भाग होते हैं उनको ये लोग इकट्ठा कर लेते हैं, और इकट्ठा करने के बाद में उनको बनाकर चारों ओर अपना जो गुंबदाकार मकान उसके चारों ओर लपेट देते हैं। जैसे हमारे यहाँ नहीं देखते आप लोग कि जो जैसे हम देखें नदियों के आसपास रहने वाले लोग हैं, या फिर आपने भी हमारे यहाँ भी देखा होगा, जैसे हम चारा भरने के लिए बहुत सारे जब गाँव की ओर जाते हैं तो चारा भरने के लिए गुप्पा का नाम सुना है आपने, झोंपा या गुप्पा जो होता है, या फिर आप ऐसा देखेंगे जो थोड़े पिछड़े हुए गांव, जो गरीब लोग जहाँ पे निवास करते हैं वहाँ पे आपने छपरा टाइप देखा हो, तो वो छपरा है, या फिर हम देखें छान जो होती है, गुप्पा, ये सारे किससे बनते हैं, घास फूस और खपरेल से बनते हैं। तो ठीक ऐसे ही घास फूस खपरेल से इनके द्वारा ऐसे गुंबदाकार मकान बनाए जाते हैं। अब इनके द्वारा जो मकान बनाए जाते हैं वो छोटे छोटे समूह के रूप में बनाए जाते हैं, यानी 10-20 परिवार एक जगह रहने लगे, ऐसे बनाए जाते हैं। तो इनका जो अल्पकालिक घर होता है, थोड़े समय के लिए जो घर बनाते हैं कि भाई शिकार जहां मिल गया वहां पे थोड़े 2, 4, 5, 10 दिन के लिए घर बना लो, और उसके बाद में फिर जहां आगे शिकार खत्म हो जाएगा तो हम आगे चले जाएंगे। तो इनका जो अल्पकालिक घर होता है बच्चों, उसको वैर के नाम से जाना जाता है। ध्यान देने वाली बात है, एग्जाम दृष्टिकोण से मेन चीज है कि बुशमैन के अल्पकालीन घर को क्या कहा जाता है, तो आपको ध्यान देना क्या कहलाएगा, वैर कहलाएगा। और इसमें लगभग 8 से 10 झोंपड़ियां होती है, यानी 8 से 10 झोंपड़ियों का जो समूह होगा, जो छोटा समूह होगा, अल्पकालीन जो घरों का झुंड होने वाला है, उसको क्या कहेंगे, वैर के नाम से जाना जाए। चलिए एक चीज और जोड़ देते हैं इसमें, इनके औजार और उपकरण जोड़ देते हैं। क्या क्या औजार है जिनका ये लोग प्रयोग करते हैं शिकार के लिए, तो औजार और उपकरण कौन कौन से जो ये लोग विशेष रूप से प्रयोग में लेते हैं। अब बच्चों को शिकार करनी है, तो शिकार करने के लिए इसका प्रयोग, तीर कमान का प्रयोग करते हैं, भाले का प्रयोग करते हैं, बर्छी का प्रयोग करते हैं, कुल्हाड़ी का प्रयोग करते हैं। तो ये मुख्य रूप से शिकार की प्रवृत्ति के लिए जो औजार काम में लेते हैं उसमें तीर कमान है, भाला है, बर्छा है, इसका विशेष रूप से प्रयोग करते हैं। और तीर कमान
को अच्छा बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए और शिकार को जल्दी मारने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर जो जिराफ पाया जाता है, घास के मैदान में जिराफ मिलता है और एक क्या मिलता है, शुतुरमुर्ग मिलता है। इन दोनों की जो हड्डियां होती हैं, उनकी हड्डियों को घिस घिस कर उसको नुकीला कर लेते हैं और फिर लकड़ी के आगे वाले भाग में उसको लगा लेते हैं। तो जिराफ की हड्डियों का, शुतुरमुर्ग की हड्डियों का इनके जीवन में बहुत बड़ा योगदान है। तो इनके द्वारा क्या किया जाता है, शिकार किया जाता है और साथ साथ में तीर कमान, भाले, बर्छी, इसका भी लोग विशेष रूप से प्रयोग करते हैं। और तीर कमान में चलाने में और तीर कमान से शिकार करने में ये लोग इतने माहिर होते हैं कि लगभग 50 से 60 मीटर दूर तक के जीव का, पशु पक्षी का ये शिकार कर लेते हैं। यानी लगभग 50 से 60 मीटर दूर तक जो पशु पक्षी मिलता है उसको ये तीर के द्वारा मार सकते हैं। तो इतने परंपरागत रूप से कुशल है शिकार करने में, तीर कमान, भाला, बर्छा के द्वारा, कि आराम से, आसानी से जीव का क्या कर सकते हैं, शिकार कर सकते हैं। इसके अलावा ये लोग क्या करते हैं बच्चों, अग्निदंड का प्रयोग करते हैं, आग के दंड का प्रयोग करते हैं। जैसे हमने बताया कि शुतुरमुर्ग की हड्डी होगी या जिराफ की हड्डी होगी और उसके आगे वाले भाग में आग के लिए कपड़ा भाग कर आग लगा लेते हैं और उससे जीव को क्या करते हैं, शिकार करते हैं। ये जो नुकीले इनके औजार होते हैं उसके आगे वाले भाग में जहर लगाते हैं, विष लगाते हैं और जहर लगाकर जीव पर क्या करते हैं, वार कर देते, तो जहर से क्या होता है, बेहोश हो जाता है। तो ये विभिन्न प्रकार की इनकी प्रक्रियाएं हैं, अलग अलग प्रकार के तरीके हैं जिनके द्वारा ये लोग क्या करते हैं, शिकार की प्रक्रिया को संपन्न करते हैं। अब हम बच्चों चलते हैं, इनका समाज कैसा है, सामाजिक परिदृश्य कैसा है। आपको बहुत अच्छी तरह पता है सामाजिक दृष्टिकोण से पिछड़ी हुई जनजाति है, आदिम सभ्यता में है, नवीन संस्कृति का अभाव। तो ऐसी स्थिति होने के कारण क्या करते हैं, इनका सामाजिक सांस्कृतिक जो परिदृश्य है बच्चों संकुचित मिलता है। आप ऐसा मानिए संकुचित विचारों वाला मिलता है, बाहरी संस्कृति का हस्तक्षेप नहीं है। तो ये क्या करते हैं, अंधविश्वासी लोग होते हैं। आस्था, हम ऐसे के अंधविश्वास करते हैं। तो जादू, टोना और टोटका जो होता है इन लोगों में विशेष रूप से किया जाता है। और जादू, टोना, टोटका करने के लिए इन लोगों के अंदर जो एक व्यक्ति होता है उसको ओझा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ओझा कहा जाता है, और जादू, टोने, टोटके की प्रक्रिया संपन्न करता है। और इनके अंदर भगवान की पूजा भी की जाती है, भगवान भी माना जाता है। और इनके अंदर जो भगवान माना जाता है वो दो प्रकार का भगवान माना जाता है, एक जो पूर्व में रहता है और दूसरा जो पश्चिम में रहता है। यानी दिशाओं के आधार पर मान लिया, दो प्रकार के भगवान माने गए, एक तो पूर्व में रहने वाला भगवान और दूसरा कौन सा मान लिया, पश्चिम में रहने वाला भगवान मान लिया। तो ये सारी चीजें इनके अंदर विशेष रूप से देखने को मिलती है। और ये लोग जो अपने आभूषण बनाते हैं उसमें क्या करते हैं, अंडों की जो खोल होती है उसका प्रयोग करते हैं, तरबूज का प्रयोग करते हैं, अंडों की खोल का प्रयोग करते हैं, हड्डियों का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा इनके बर्तन वगैरह होते हैं तो क्या करते हैं, पानी भरने के लिए हिरण की खाल की क्या बनाते हैं, थैली बना लेते हैं। तो हिरण की खाल से बनी हुई थैली जो होती है उसमें पानी भरा जाता है, पानी पीने के काम में आता है, स्टोर करने के काम में आता है। इसके साथ साथ में शुतुरमुर्ग का अंडा होता है, उस अंडे का जो हम ऐसा देखें पूरा अंडा हो गया, जीव बाहर निकल के आधा अंडा बच गया। अंडा कैसा होता है, बहुत कठोर होता है। तो उस अंडे को भी क्या करते हैं, बर्तन के रूप में काम करते हैं, पानी भरने के लिए काम में लिया जाता है। तो जो हम ऐसा कहें शुतुरमुर्ग के जो अंडे हो गए, साथ साथ में हम देखें कि विशेष रूप से जो हिरण की थैली हो गई, ये सारी ऐसी चीजें जो इनके घरेलू बर्तनों के रूप में लोगों के द्वारा काम में ली जाती है। तो ये इनका सामाजिक परिदृश्य हो गया। अब हम चर्चा करते हैं बच्चों वातावरण के साथ समायोजन किस प्रकार से हुआ है। देखो बच्चों, ये आदिम जनजाति है और आदिम जनजाति होने के कारण इसके अधिकांश जो प्रक्रियाएं प्रकृति से जुड़ी हुई हैं। तो प्रकृति से जुड़े हुए होने के कारण क्या करते हैं, मुख्य रूप से मांसाहारी होते हैं, लेकिन इनमें चेतना पाई जाती है, सामाजिक चेतना की स्थिति देखने को मिलती है। और ये क्या लोग क्या करते हैं, वातावरण के साथ समायोजन बनाने के लिए छोटे परिवार वाले होते, कम बच्चे पैदा करते हैं। तो वातावरण के साथ और कम बच्चे पैदा करने के कारण क्या होता है, इनको आसानी से एक स्थान दूसरे स्थान पर जाने में दुविधा नहीं होती, सुविधा रहती। तो कभी भी अपने बच्चों को लेकर दूसरी जगह चले जाए। एक और चीज है, जब कभी भी अकाल पड़ता है तो अकाल वाली स्थिति में क्या करते हैं, बुशमैन जनजाति की जो महिलाएं हैं वो कभी भी गर्भ धारण नहीं करती, क्योंकि यदि ऐसी स्थिति में बाई चांस गर्भ धारण किया जाता है तो आने वाला जो शिशु है उसको समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि अकाल पड़ा हुआ, खाने पीने के लिए पर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं मिल पाएगा। तो ऐसी विपरीत स्थिति से बचने के लिए पहले ही उसमें जनजाति की स्त्रियां गर्भ धारण नहीं करती। एक और चीज है, ये लोग जो शिकार करते हैं, शिकार करने के दौरान जो मादा पशु या मादा जीव होते हैं
और बच्चे होते हैं उनका कभी शिकार नहीं करते, क्योंकि पता है कि मादा जीव को मार दिया जाएगा तो उनकी संतति आगे नहीं आएगी और पशु पक्षी पैदा नहीं होंगे, और छोटे बच्चों को नहीं मारा जाता है। तो ज्यादातर जो शिकार किया जाता है वयस्क नर का शिकार ज्यादा किया जाता है। तो ये इनकी वातावरण के साथ समायोजन की प्रक्रिया है, और वर्तमान में ये इसमें सिद्धस्त हो चुके हैं कि शुतुरमुर्ग के अंडों के साथ में या अंडों के खोल के साथ में बहुत सारे यंत्र उपकरण बनाते हैं। अपने खाने पीने के लिए जो बर्तन होते हैं वो इनके द्वारा बनाए जाते हैं, और आजकल तो बहुत सारी क्राफ्ट्स की जो वस्तुएं वो भी ये तैयार करते हैं ताकि बाहरी लोगों को उनका संपर्क प्राप्त हो और बाहरी परिवेश में ये क्या हो तो उपयोगी सिद्ध हो सकती है। तो ये इनके क्या था जो वातावरण के साथ समायोजन की प्रक्रिया थी। अब अंततः हम चलते कहाँ पर, आधुनिक संस्कृति के साथ संपर्क कैसा है। देखिए पूरा विश्व बदलता जा रहा है, विश्व के समान इस जनजाति के ऊपर भी बाहरी प्रदेश का प्रभाव पड़ा है और आधुनिक संस्कृति के संपर्क में ये लोग आने लग गए हैं, और ऐसी स्थिति के कारण अब शिकार के साथ साथ में वस्तु संग्रहण का कार्य भी किया जाने लगा है, और साथ साथ में कृषि की प्रक्रिया वो भी इन लोगों के द्वारा की जाने लगी है। और तीर कमान भाले के साथ साथ में अब कुछ यंत्र और उपकरण भी जिनका ये लोग क्या करने प्रयोग करने लगे। जहां पर पानी की सुविधा उपलब्ध होती है वहां पर ये लोग अब स्थायी रूप से रहने लगे। तो जल स्रोतों के निकट स्थायी रूप से रहकर इन लोगों के द्वारा वर्तमान में कृषि भी की जाने लगी। तो इनका भी जो सामाजिक परिदृश्य सांस्कृतिक स्वरूप है वो धीरे धीरे परिवर्तित होता जा रहा है। तो बदलता हुआ आधुनिक संस्कृति का जो स्वरूप है उसके कारण बुशमैन जनजाति के जीवन में भी परिवर्तन आ रहा है, और धीरे धीरे अपने आदिम स्वरूप को बदलकर थोड़े सभ्य स्वरूप की ओर अग्रसर होते जा रहे हैं। और इसी कारण आखेट और शिकार के साथ साथ कृषि का स्वरूप का उभर कर आना, बाहरी लोगों के संपर्क में आने का, प्राचीन यंत्र और उपकरणों की जगह आधुनिक गन वगैरह या हम ऐसे बंदूक वगैरह का प्रयोग किया जाना, ये इनके जीवन में परिवर्तन के दौर के रूप में हमें देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसी उम्मीद की जा सकती है कि आने वाला जो समय होगा उसमें जनजाति के दृष्टिकोण से कुछ अलग समय होगा, कुछ नए परिवर्तन आएंगे, और इनका जो आदिम और असभ्य स्वरूप हमें देखने को मिल रहा है वो धीरे धीरे बच्चों सभ्य स्वरूप की ओर अग्रसर होगा, ऐसे हम उम्मीद कर सकते हैं। तो ये आज का हमारा वीडियो था जो यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।